तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट्स से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं तापदीप्त लैंप के बारे में। यह बल्ब का तंतु कुंडली के आकार की क्यों बना होता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसके पहले मैं बताया था विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है या विद्युत शक्ति से हम क्या समझते हैं। तो आज लेकर चलेंगे हम विद्युत शक्ति को नहीं, सॉरी दोस्तों, तापदीप्त लैंप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि तापदीप्त लैंप क्या होता है, या हम कह सकते हैं इसे, देखिए, विभिन्न प्रकार के विद्युत ताप उपकरण, या इसे हम तापदीप्त लैंप कहते हैं। तो तापदीप्त लैंप कहते किसे हैं, या तापदीप्त लैंप क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है तापदीप्त लैंप। तो विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है और बल्ब के अंदर का जो चालक होता है, तार का मतलब तार चालक होता है, जो तार इतना गर्म हो जाता है कि इससे जो होता है, क्या होता है, प्रकाश निकलने लगता है। तो क्या होता है दोस्तों, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के उसमें जो प्रभाव का उपयोग जब हम करते हैं तो उसके अंदर का जो चालक होता है, उस चालक में इतना तार गर्म हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलने लगता है। तो जब प्रकाश निकलने लगता है तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, तापदीप्त लैंप कहते हैं। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु कुंडली के आकार का क्यों बनाया जाता है। तो बल्ब का तंतु जो होता है कुंडली के आकार का बना होता है क्यों, या बल्ब का तंतु कुंडली के आकार का क्यों बनाया जाता है। तो देखेंगे दोस्तों कि बल्ब का तंतु कुंडली के आकार के इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तंतु वैसे पदार्थों के बने होते हैं जिनका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधक जो होता है और गलनांक वह अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, उसका प्रतिरोध जो होता है और गलनांक जो होता है अधिक होता है। और टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन क्या होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। टंगस्टन क्या होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। तो अधिक ताप पर क्या होता है, टंगस्टन का तंतु वाष्पित होने लगता है। ओके, और यह जो होता है यह क्रमशः पतला होता है। क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है पतला होता है और अंत में टूट जाता है। जब टूट जाता है तो वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब से वायु निकाल कर और उसमें क्या होता है, निष्क्रिय गैस हो, जैसे हाइड्रोजन, आर्गन। ओके, तो हाइड्रोजन आर्गन क्या हो जाएगा, हमारा निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो निष्क्रिय गैस क्या किया जाता है, उसमें भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है, क्योंकि सीधे जो तंतु होता है उससे ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। इसलिए बल्ब के तंतु को क्या किया जाता है दोस्तों, कुंडली के आकार के बनाया जाता है। सीधा इसलिए नहीं बनाया जाता है ताकि वो क्या होता है, गर्म होकर जल्द से मतलब वो पतला हो जाता है और पिघल कर टूट जाता है। ओके, तो इतना देखिए। इसके बाद से देखेंगे हम लोग विद्युत ऊष्मीय साधित्र। तो देखिए, विद्युत ऊष्मीय साधित्र क्या होता है। तो देखेंगे दोस्तों कि हमारे जीवन में क्या देखेंगे कि हमारे जीवन में विद्युत ऊष्मीय साधित्र ने अनेकों उपयोग है। तो विद्युत साधित्र के अनेकों उपयोग क्या है कि ये सभी एक ही मूल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी एक ही मूल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसका सिद्धांत यह है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, और चालक जो होता है सामान्य प्रयोग में आने वाले ऊष्मीय साधित्र को क्या करता है, विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री या विद्युत चूल्हा, या हम कह सकते हैं विद्युत के तल्ली। ओके, या इमसन जो हीटर होता है इत्यादि बहुत सारे होते हैं जो जैसे दोस्तों जो मतलब विद्युत से चलता हो। जैसे विद्युत से हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गया, या विद्युत चूल्हा हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री का वर्णन। ये देखिए, यह जो है विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री का जो हम लोग वर्णन इस प्रकार से किए हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि विद्युत हीटर या बिजली का चूल्हा, तो बिजली का चूल्हा हम देखेंगे कि बिजली का चूल्हा ये मतलब
या इलेक्ट्रिक हीटर हम देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या होता है, नाइक्रोम के तार की बनी हुई कुंडलियां होती है। क्या होते हैं दोस्तों, बिजली के चूल्हा में नाइक्रोम के तार के बनी हुई मतलब कुंडलियाँ, जो इसकी कुंडली होती है बिजली नाइक्रोम को बनी होती है। क्या होती है, बिजली की चूल्हा में नाइक्रोम की कुंडली बनी होती है। ओके, इसका तार। और नाइक्रोम जो होता है निकेल, लोहा और नाइक्रोमियम धातुओं से बनी होती एक मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों, नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम निकेल, लोहा और क्रोमियम धातुओं से बनी एक मिश्र धातु है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है और गलनांक बहुत अधिक होता है, और इसमें दोनों छोरों के किसी क्या होता है, दोनों छोरों को क्या कहता है, किसी विद्युत स्रोत यानी इलेक्ट्रिक सोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स यानी विद्युत स्रोत में लगे प्लग समझते हैं, यानी कुंजी प्लग जो होता है स्विच, तो क्रमशः ऋण आवर्धन ध्रुवों से क्या होता है, स्पर्श कर दिया जाता है। और स्पर्श कर क्या किया जाता है, कुंडली से होकर धारा प्रवाहित होने से क्या होता है, कुंडली काफ़ी गर्म होकर और लाल हो जाती है। जब कुंडली काफ़ी गर्म होकर लाल हो जाती है, जो चूल्हे की तरह काम करती है। ओके, यही कारण है कि बिजली का चूल्हा क्या होता है, नाइक्रोम के तार का बना होता है। ओके, यह 2 नंबर हम देखेंगे, कपड़े पर क्या होता है, लोहा देने का यंत्र। तो कपड़े पर लोहा देने का यंत्र क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हम देते हैं। तो आयरन दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग आयरन से क्या करते हैं, कपड़े पर जैसा लोहा का आकार का एक आयरन होता है जिसे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं, तो इलेक्ट्रिक आयरन हम उसे बोल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है। तो इसके भीतर की बनावट जो होती है बिजली के चूल्हे जैसी होती है। कैसी होती है, इसके भीतर की जो बनावट होती है बिजली के चूल्हे के जैसी होती है, और इसमें तार जो होता है कुंडली पर इस प्रकार लगी रहती है कि तार गर्म होने पर यंत्र जो होता है, यंत्र की पेंदी में, यानी पेंदी मतलब समझते हैं, किसी भी मतलब मानिए कि नीचे का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे का भाग हो जाएगा। जैसे हम आयरन आप लोग देखे होंगे कि नीचे का भाग क्या होता है, बहुत चिकनी होती है, जिससे हमें कपड़े आयरन कर सकते हैं आसानी से। तो उसका जो पेंदी होता है वो गर्म हो जाती है। किस कारण गर्म हो जाती है, तो देखिए तब इससे क्या हो जाता है, किसी कपड़े से दबाकर और उस पर क्या किया जाता है, कलप चढ़ाया जाता है। यानी आयरन हम कर सकते हैं कब, जब उसके कुंडली क्या होता है, तार क्या होता है, और तार जो होता है वह कुंडली में जो लगा होता है और वह गर्म हो जाता है, तब हम कपड़े को आसानी से आयरन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों कि फ्यूज की तार की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों फ्यूज में तार की आवश्यकता क्यों होती है, तो घर के वायरिंग में हम देखते हैं कि जिस तार को क्या किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। तो जिस तार को व्यवहार में लाया जाता है उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने की एक सीमा होती है। क्या होती है, तो घर के वायरिंग में जिस तार को व्यवहार में लाया जाता है, यानी हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने की एक सीमा होती है। और इस सीमा से अधिक धारा बहने पर क्या होता है, तार जो होता है अधिक गर्म हो सकती है। ओके, और अधिक गर्म हो सकती है, उसमें जो होता है देखिए, उसमें आग भी लग सकती है। किसमें, तो विद्युत फ्यूज में। तो विद्युत फ्यूज के अंदर एक तार होता है जिसमें आग भी लग सकती है। और किसी परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है, वो धारा का मान निम्नलिखित कारणों से अधिक हो सकता है। जैसे दोस्तों किस कारण से अधिक होता है, तो पहला है अतिभारण। क्या है, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग, और दूसरा है लघुपतन। क्या है, लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में क्या अंतर है, यानी अतिभारण और लघुपतन में। तो देखेंगे दोस्तों अतिभारण क्या होता है, तो किसी परिपथ में धारा का मान जो होता है, धारा का परिमाण, तो किसी परिपथ में धारा का परिमाण उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की शक्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, किसी परिपथ में धारा का परिमाण जो होता है उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की शक्ति पर निर्भर करता है। और तारों का चेन जो होता है उसमें से सर्वाधिक प्रवाहित होने लगती है, और सर्वाधिक प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस स्वीकृति सीमा से बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता क्या होती है, उपकरण को आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। ओके, तो आया समझ में दोस्तों क्या कहते हैं,
कि जब क्या होता है मतलब किसी परिपथ में धारा का परिमाण उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की शक्ति पर निर्भर करता है और तारों का चयन उसमें से सर्वाधिक प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। और यदि उपकरणों की शक्ति कुल शक्ति के क्या होता है इस स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण क्या होता है आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगते हैं, जिसे हम अतिभारण कहते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या था दोस्तों, 2 नंबर में था लघुपतन। तो लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, तो लघुपतन देखेंगे कि कभी कभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, कि कभी कभी हम देखते हैं कि विद्युतमय तथा उदासीन तार पर क्या होता है वापस में क्या है होता है दोस्तों, आपस में क्या होते हैं संपर्क में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध जो होता है लगभग शून्य हो जाता है और उसमें जो होता है सर्वाधिक प्रवाहित होने लगती है क्या, तो उसका धारा जो होती है सर्वाधिक प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम लघुपतन कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसे कि देखिए इसे अधिक यदि मतलब इससे क्या होता है तार अधिक गर्म हो जाता है और उपकरण खराब भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि फ्यूज में तार एक लगे होते हैं और अधिक वोल्टेज मिल तो खराब हो जाते हैं, तो खराब हो जाती है तो परिपथों को क्या किया जाता है अतिभारण तथा लघुपतन के कारण नष्ट होने से बचने के लिए क्या किया जाता है फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है, क्या होता है दोस्तों, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके से क्या होता है पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है और जब परिपथ में अतिभारण या लघुपतन के कारण अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का जो तार होता है गर्म होकर पिघल जाता है इससे परिपथ टूट जाता है और धारा का बहना बंद हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, परिपथ टूट जाता है और धारा का बहना अधिक बंद हो जाता है और जब बंद होता है इसलिए तार की आवश्यकता होती है किस चीज़ की, फ्यूज की। तो फ्यूज की तार की आवश्यकता क्यों होती है आप लोग जाने। तो दोस्तों अगर वीडियो अंत तक देखे हैं और अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।